Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Score Lab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 1 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। इसको मतलब इतना सिंपल बना देंगे कि कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाएगा और एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अच्छा, एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। जब हम एक बलून को बालों से रब करके दीवार के पास ले जाते हैं तो बलून दीवार से चिपक जाता है। हाँ, ये तो किया है। पर सोचो, बालों के अलग अलग स्ट्रैंड्स वो बलून को बिना टच किए ही उसकी तरफ कैसे खड़े हो जाते हैं? उनके बीच तो हवा है। हाँ, ये तो मैंने भी देखा, पर कभी सोचा नहीं कि मतलब बिना कांटेक्ट के फोर्स कैसे लगता है। बड़ा अजीब है। बिल्कुल, और इसका एक सरप्राइजिंग टेक एग्जाम्पल भी है। खेतीबाड़ी में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेयर्स यूज होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेयर्स से सीधा पौधों पर टारगेट करते हैं, जिससे दवाई वेस्ट नहीं होती। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड का कमाल है। वाओ, मतलब बलून से लेकर खेती तक कॉन्सेप्ट सेम है, बिना छुए फोर्स लगने का। एग्जैक्टली। तो ये एक्शन एट अ डिस्टेंस का राज क्या है? इसका जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड। आइडिया ये है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को डायरेक्ट पुश नहीं करता। डायरेक्टली नहीं करता है। नहीं, पहले एक सोर्स चार्ज अपने आसपास के पूरे स्पेस में एक इनविजिबल फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, एक तरह का माहौल बना देता है। ठीक है। फिर जब कोई दूसरा चार्ज उस फील्ड में एंटर करता है तो वो फील्ड उस चार्ज पर फोर्स लगाता है। चार्ज ने नहीं, फील्ड ने। अच्छा, तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। बिल्कुल। इसको समझने के लिए वेदर मैप की एनालॉजी सोचो। जैसे एक वेदर मैप पर हर पॉइंट का टेम्परेचर और प्रेशर लिखा होता है, वैसे ही एक चार्ज के आसपास हर पॉइंट पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर या स्ट्रेंथ होती है। ये पूरा इनविजिबल मैप ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। पर एक वेदर मैप तो सिर्फ डेटा दिखाता है ना, टेम्परेचर खुद थोड़ी ना धक्का देता है। तो क्या ये फील्ड भी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है? बहुत अच्छा पॉइंट है, और यही फर्क है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस की एक रियल प्रॉपर्टी है जो फोर्स लगा सकती है। ये उतना ही रियल है जितना ग्रेविटी का फील्ड, बस दिखता नहीं है। तो क्या ये फील्ड सच में एग्जिस्ट करता है या सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए एक आइडिया है? ये बिल्कुल रियल है। इस कॉन्सेप्ट के बिना एक्शन एट अ डिस्टेंस जादू जैसा लगता। फील्ड कॉन्सेप्ट इस जादू के पीछे का मैकेनिज्म बताता है। इसके बिना हम कैपेसिटर्स या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स डिजाइन ही नहीं कर पाते। एक मेंटल इमेज बनाओ। इमेजिन करो कि हर पॉजिटिव चार्ज एक छोटा सा सूरज है, जिससे हर डायरेक्शन में इनविजिबल रोशनी निकल रही है। ठीक है, जैसे लाइट रेज। हाँ, यही रोशनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब कोई दूसरा चार्ज उस रोशनी को फील करता है तो उस पर फोर्स लगता है। चार्ज के पास रोशनी यानी फील्ड डेंस और इंटेंस मतलब स्ट्रॉन्ग होती है, और दूर जाते ही फैल जाती है तो वीक हो जाती है। परफेक्ट। अब जब कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, चलो देखते हैं कि एनसीईआरटी इसको टेक्निकली कैसे डिफाइन करता है। ओके, मैं पढ़ती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू अ चार्ज Q at a point in space may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point. The electric field E due to Q is also dependent on the space coordinate R. E equals F upon Q. गुड। इस डेफिनेशन में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का क्या मतलब है और इसकी जरूरत क्यों है? हाँ, ये टेस्ट चार्ज क्या चीज है? अच्छा सवाल है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, हम एक छोटा सा इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसे क्यू टेस्ट कहते हैं, स्पेस में किसी पॉइंट पर रखते हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमारा सोर्स चार्ज क्यू उस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स एफ लगा रहा है। ओके, फोर्स मेजर किया। और आखिर में हम उस फोर्स एफ को टेस्ट चार्ज क्यू टेस्ट की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। फॉर्मूला बनता है E इक्वल्स एफ क्यू टेस्ट। पर डिवाइड क्यों करते हैं? इसलिए ताकि हमें उस पॉइंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी मिले जो सिर्फ सोर्स चार्ज क्यू पर डिपेंड करती है, ना कि हमारे टेस्ट चार्ज पर। अगर टेस्ट चार्ज बड़ा होता तो फोर्स भी ज्यादा होता है। हाँ, बिल्कुल। तो फोर्स और चार्ज का रेशियो हमेशा सेम रहता है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अच्छा, इसलिए उसे टेस्ट चार्ज कहते हैं? सिर्फ स्पेस को टेस्ट करने के लिए। एग्जैक्टली। होप सब कुछ क्लियर हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर profsam.com से है, दैट इज profsam.com। चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक पॉइंट चार्ज है, Q इज इक्वल टू +2 × 10⁻⁶ कूलम।
हमें इससे 0.3 मीटर्स की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे E इज इक्वल टू KQR²। हाँ, वैल्यूज डालने पर E इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 0.3 का स्क्वायर। कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा E इज इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन्स पर कूलम। राइट, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? गुड क्वेश्चन। क्योंकि सोर्स चार्ज Q पॉजिटिव है, इसलिए फील्ड की डायरेक्शन उससे दूर यानी रेडियली आउटवर्ड होगी। और अगर नेगेटिव होता तो उसकी तरफ होती, रेडियली इनवर्ड। पर हर पॉइंट पर ये वेक्टर्स, ये दिखाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हाँ, बहुत मैसी लगेगा। इसको आसानी से विजुलाइज करने के लिए हम अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। अब कुछ ऐसी गलतियां देखते हैं जिससे एग्जाम में मार्क्स कटते हैं। साइलेंट किलर्स। ओके। सबसे कॉमन गलत आइडिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स एक ही चीज है। क्योंकि दोनों टर्म्स बहुत सिमिलर लगते हैं। हाँ, पर सही आइडिया ये है कि फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। फील्ड स्पेस की प्रॉपर्टी है जो सोर्स चार्ज बनाता है। फोर्स तब लगता है जब कोई दूसरा चार्ज उस फील्ड में आता है। फॉर्मूला F इज इक्वल टू Q इंटू E याद रखो। तो फील्ड पहले से है, फोर्स बाद में आता है जब दूसरा चार्ज एंटर करे। बिल्कुल। दूसरी गलती, जहां ज्यादा चार्जेस होंगे वहां फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। ये तो काफी इंट्यूटिव लगता है। ज्यादा चीजें मतलब ज्यादा इफेक्ट। लगता है, पर हमेशा सही नहीं है। फील्ड की स्ट्रेंथ सिर्फ सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड और उससे डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। एक अकेला स्ट्रॉन्ग चार्ज भी बहुत इंटेंस फील्ड बना सकता है। हमें हमेशा वेक्टर सम करना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नहीं है बल्कि फोर्स पर यूनिट चार्ज है, और इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ सोर्स चार्ज और दूरी पर डिपेंड करती है, आसपास के दूसरे चार्जेस पर नहीं। बिल्कुल सही समझा। अब इसको हमेशा याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स। ओके। एक निमोनिक है, याद रखो EFQ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज। E इज इक्वल्स टू FQ। EFQ सिंपल है। और एक कैची फ्रेज, फील्ड स्पेस का मोड बताता है कि वो किसी चार्ज को कितना जोर से पुश या पुल करेगा। स्पेस का मूड, यह अच्छा है। हाँ, और एक फिजिकल जेस्चर, अपने हाथ को हवा में रखो और इमेजिन करो कि इनविजिबल एरोज मतलब फील्ड उससे गुजर रहे हैं। अगर तुम्हारा हाथ एक पॉजिटिव चार्ज है तो एरोज उसे अपनी डायरेक्शन में धक्का देंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। एग्जैक्टली। चलो, तो आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में 3 मुख्य बातें सीखी। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी इनविजिबल प्रॉपर्टी है जो एक चार्ज अपने आसपास के स्पेस में क्रिएट करता है ताकि वो दूसरे चार्जेस पर बिना कांटेक्ट के फोर्स लगा सके। ये एक्शन एट अ डिस्टेंस का मैकेनिज्म है। राइट। दूसरा, इसको मैथमेटिकली E इज इक्वल टू FF टेस्ट से डिफाइन किया जाता है, यानी फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसकी SI यूनिट न्यूटन्स पर कूलम यानी NC है। ठीक है। और तीसरा, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का फील्ड हमेशा उससे दूर मतलब रेडियली आउटवर्ड पॉइंट करता है, और एक नेगेटिव चार्ज का फील्ड उसकी तरफ यानी रेडियली इनवर्ड पॉइंट करता है। इसकी स्ट्रेंथ डिस्टेंस बढ़ने पर 1/r² के हिसाब से कम होती है। ये 1/r² सुनकर मुझे ग्रेविटी की याद आती है। करेक्ट। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। सोचो, जैसे एक बल्ब से रोशनी हर तरफ फैलती है, जैसे जैसे दूर जाते हो वही रोशनी एक बड़े स्फीयर पर फैल जाती है, इसलिए इंटेंसिटी कम होती है। अच्छा, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया r² से बढ़ता है। एग्जैक्टली। दोनों फोर्सेस नेचर के फंडामेंटल इनवर्स स्क्वायर लॉज फॉलो करती हैं। वाह, ये कनेक्शन तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROF SAM, right? Yes, PROFSAM.com। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। Keep learning.